गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स के प्रथम चैप्टर के सभी शॉर्ट क्वेश्चन को इस वीडियो में देखेंगे, अर्थात सभी लघुतरी प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। आप वीडियो ध्यान से देखिए और सारे प्रश्नों को लिख लीजिए, याद कर जाइए, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यदि आप इन सारे प्रश्नों को याद कर जाते हैं तो चैप्टर 1 से जो भी परीक्षा में क्वेश्चन आएगा इसी वीडियो से आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं 50 अति लघुतरीय प्रश्न। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके सभी विषयों की तैयारी बहुत ही बढ़िया करा दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्लास 10th फिजिक्स के प्रथम चैप्टर से 50 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। आपका पहला प्रश्न है, अभिलंबवत आपतन के लिए आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R का मान क्या होता है। यानी अभिलंबवत आपतन के लिए आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R का मान क्या होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा आपतन कोण बराबर 0, परावर्तन कोण बराबर 0। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी दोनों का मान 0 होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है, तो आप लोग ये जानते हैं कि प्रकाश क्या है। अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको बताते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। वस्तुओं को प्रकाश की सहायता से देखा जाता है। यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और वस्तुओं को हम प्रकाश की ही सहायता से देखते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। ठीक है। तो अगला प्रश्न है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा, दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। ठीक है। तो आपका अगला प्रश्न है, समतल दर्पण को चेहरा देखने के लिए क्यों प्रयोग किया जाता है। समतल दर्पण को चेहरा देखने के लिए क्यों प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु के आकार का होता है, अतः चेहरा देखने के लिए समतल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है। यानी चेहरा देखने के लिए समतल दर्पण का उपयोग होता है, क्योंकि ये जैसा वस्तु दिखता है उसी प्रकार का ये प्रतिबिंब बनाता है, एकदम सीधा बनाता है प्रतिबिंब, इसलिए हम लोग चेहरा देखने के लिए समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आपका अगला प्रश्न है, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो आपका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। ये बिंब का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब भी बनाता है, इसीलिए इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण। आपका अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा, किसी शीशे के खोखले गोले भाग जो अंदर या बाहर से कलई किया होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। यानी कलई मतलब होता है पेंट, अंदर या बाहर से जो कलई किया होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। तो आप इसका आंसर ऐसे बोलेंगे, किसी शीशे के खोखले गोले भाग जो अंदर या बाहर से कलई किया गया हो गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है। तो आपका आंसर हो जाएगा a बराबर r/2 या r बराबर 2f। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस दर्पण का उपयोग साइड मिरर में होता है। किस दर्पण का उपयोग साइड मिरर में होता है। आपको पता होगा कि साइड मिरर ये वाहन में उपयोग किया जाता है। तो साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। उत्तल दर्पण। यानी आपका प्रश्न है 8वां नंबर, किस दर्पण का उपयोग साइड मिरर में होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में होता है। अगला प्रश्न है, किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं। किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखें। तो आपका आंसर हो जाएगा, किरणपुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरणपुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला अपसारी किरणपुंज,
और अभिसारी किरणपुंज और तीसरा समानांतर किरणपुंज। ये 3 प्रकार का होता है किरणपुंज। ठीक है। 10 नंबर आपका क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। एक आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परावर्तित होती है? समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परावर्तित होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होता है? यानी समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान r बराबर 0 होता है, यानी r बराबर 0 होता है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है? समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है? तो आपका आंसर हो जाएगा समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में इस प्रकार का संबंध है, यानी वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उनका नाम लिखें। तो आपका आंसर हो जाएगा गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग ये सारे क्वेश्चनों को याद कर जाइएगा, ये बहुत ही आपको परीक्षा में बहुत ही सहायता करेगा। तो आप इस सारी प्रश्नों को याद कर जाइएगा। तो आपका अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है? गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है। तो आपका अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण के फोकस की परिभाषा दें। यानी आपका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। ठीक है। यानी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। तो आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसका वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। यानी उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो आपका आंसर हो जाएगा वक्रता त्रिज्या a बराबर r/2 या r बराबर 32 सेंटीमीटर। तो अतः होगा a बराबर 32/2, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा? अवतल दर्पण को कहाँ रखने पर अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा? तो आपका आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। यानी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसका आकार समान साइज का बनेगा। आपका अगला प्रश्न है, आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है तो उसका फोकसांतर क्या होगा? यानी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, उसकी फोकसांतर क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर इसका फोकसांतर होगा। ठीक है। तो अगला प्रश्न है, वस्तु दूरी u का चिन्ह क्या होगा जब एक अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है? वस्तु दूरी u का चिन्ह क्या होगा जब एक अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा वस्तु दूरी u का चिन्ह ऋणात्मक होगा, यानी माइनस। ऋणात्मक मतलब माइनस होता है। ठीक है। यानी वस्तु दूरी u का चिन्ह ऋणात्मक होगा। अगला प्रश्न है, 10 मीटर
फोकसांतर वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। 10 मीटर फोकसांतर वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। तो आपका आंसर हो जाएगा 0.1 डायऑप्टर, यानी 0.1 डायऑप्टर आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है 2 मीटर फोकसांतर वाले उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। 2 मीटर फोकसांतर वाले उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। तो आपका आंसर हो जाएगा 0.5 डायऑप्टर। 0.5 डायऑप्टर आपका आंसर होगा। डी यानी ये शॉर्ट लिखा है ना, डी यानी डायऑप्टर ही होता है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे यहाँ पे, डी मतलब डायऑप्टर ही होता है। अगला प्रश्न है क्या एक उत्तल दर्पण किसी वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? क्या एक उत्तल दर्पण किसी वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो आपका आंसर होगा नहीं, ऐसा असंभव है, क्योंकि उत्तल दर्पण एक वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कभी नहीं बनाता है। ठीक है, तो आपको इस याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न है एक दर्पण की फोकस दूरी a बराबर -15 सेंटीमीटर है, यह अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण? तो आपका आंसर हो जाएगा, ये माइनस में है तो आपका आंसर अवतल दर्पण होगा, यानी माइनस में जो रहता है उसका अवतल दर्पण ही आंसर होता है, आप लोग हमेशा याद रखिएगा। अगला प्रश्न है गोलीय दर्पण के आवर्धन की परिभाषा दे। गोलीय दर्पण के आवर्धन की परिभाषा दे। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। आवर्धन को m से सूचित किया जाता है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु यानी बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो आपका अगला प्रश्न है आवर्धन m का ऋणात्मक मान क्या बताता है? आवर्धन m का ऋणात्मक मान क्या बताता है? तो आपका आंसर हो जाएगा आवर्धन m का ऋणात्मक मान यह बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा है बनता है, यानी अर्थात प्रतिबिंब वास्तविक है। आपका आंसर है आवर्धन m का ऋणात्मक मान यह बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है, अर्थात प्रतिबिंब वास्तविक है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है उत्तल दर्पण के एक उपयोग लिखिए। उत्तल दर्पण के एक उपयोग लिखिए। तो जैसे वाहन के रूप में साइड मिरर के रूप में होता है, वाहनों में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो आपका आंसर हो जाएगा 20 सेमी, यानी 20 सेमी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है समतल दर्पण में आवर्धन m बराबर +1 का क्या अर्थ है? समतल दर्पण में आवर्धन m बराबर +1 का क्या अर्थ है? तो आपका आंसर हो जाएगा समतल दर्पण में आवर्धन m बराबर +1 का अर्थ है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है और m का धनात्मक मान चिन्ह n का धनात्मक चिन्ह बताता है कि वह वस्तु के सापेक्ष सीधा है, यानी आपका आंसर है समतल दर्पण के आवर्धन m बराबर +1 का अर्थ है कि वस्तु का आकार प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है और m का धनात्मक चिन्ह यह बताता है कि वह वस्तु सापेक्ष सीधा है, वह वस्तु के सापेक्ष सीधा है। आपका अगला प्रश्न है किसी दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी यहाँ थोड़ा क्वेश्चन गलत है, यहाँ हो जाएगा किस दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को क्या कहते हैं? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, यानी प्रकाश का अपवर्तन उसे कहते हैं। ठीक है, तो आपका अगला प्रश्न है जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम जैसे हवा से संगन माध्यम जैसे कांच में जाती है तब वह अभिलंब की ओर मुड़ती है या अभिलंब से दूर मुड़ती है? तो आपका आंसर हो जाएगा वह अभिलंब की ओर मुड़ती है। ठीक है, वो अभिलंब की ओर मुड़ती है। अगला प्रश्न है जब प्रकाश की एक किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती है तब वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है
दोनों में कौन माध्यम प्रकाशीय रूप से ज़्यादा संघन होगा, यानी अधिक संघन होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा माध्यम 2 यानी हवा, माध्यम 1 यानी कांच की अपेक्षा ज़्यादा संघन होगा, यानी माध्यम 2 माध्यम 1 के अपेक्षा ज़्यादा संघन होगा। ठीक है, तो आपका अगला प्रश्न है, वायु में प्रकाश 1 सेकंड में लगभग कितनी दूरी तय करता है। वायु में प्रकाश 1 सेकंड में लगभग कितनी दूरी तय करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा वायु में प्रकाश 1 सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की दूरी तय करता है। ठीक है, तो आपका अगला प्रश्न है, अपवर्तनांक की परिभाषा दे। अपवर्तनांक की परिभाषा दे। अपवर्तनांक की परिभाषा दे। तो आपका आंसर हो जाएगा किसी माध्यम की प्रकाश की किरण की दिशा को बदलने की क्षमता को उसका अपवर्तनांक कहते हैं। किसी माध्यम की प्रकाश की किरण की दिशा को बदलने की क्षमता को उसका अपवर्तनांक कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ये। आपका अगला प्रश्न है, किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है, संघन माध्यम का या विरल माध्यम का। तो आपका आंसर हो जाएगा संघन माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है, यानी संघन माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है, पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, इस प्रकथन का क्या तात्पर्य है। पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, इस प्रकथन का क्या तात्पर्य है। तो आपका आंसर हो जाएगा पानी में प्रकाश की चाल 0 या वायु में प्रकाश की चाल के 1/1.33 अथवा 3/4 गुना होता है, यानी पानी में प्रकाश की चाल 0 या वायु में प्रकाश की चाल के 1/1.33 अथवा 3/4 गुना होता है। अगला प्रश्न है, पार्श्ववर्ग विस्थापन से क्या समझते हैं। पार्श्ववर्ग विस्थापन से आप क्या समझते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा कांच की सिल्ली से प्रकाश के अपवर्तन में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को पार्श्ववर्ग विस्थापन कहते हैं, यानी कांच की सिल्ली से प्रकाश के अपवर्तन में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी जो बचता है उसे पार्श्ववर्ग विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो आपका अगला प्रश्न है, जब प्रिज्म से किसी प्रकार किरण का अपवर्तन होता है तो आपतित किरण एक निर्गत किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं। यानी जब प्रिज्म से किसी प्रकार किरण का अपवर्तन होता है तो आपतित किरण एक निर्गत किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा विचलन कोण, यानी विचलन कोण इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लेंस के मुख्य अक्ष की परिभाषा दे। लेंस के मुख्य अक्ष की परिभाषा दे। तो आपका आंसर हो जाएगा किसी लेंस का मुख्य अक्ष उसकी सतहों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा होती है। किसी लेंस का मुख्य अक्ष उसकी सतहों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा होती है। आपका अगला प्रश्न है, जल का अपवर्तनांक कितना होता है। जल का अपवर्तनांक कितना होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1.33, यानी जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है, ये आपका उत्तर होगा। प्रत्येक लेंस के कितने फोकस होते हैं। प्रत्येक लेंस के कितने फोकस होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रत्येक लेंस के 2 फोकस होते हैं, एक प्रथम मुख्य फोकस यानी f1 और दूसरा द्वितीय मुख्य फोकस यानी f2। ठीक है, तो आपका अगला प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस काम करता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस कार्य करता है। अगला प्रश्न है, फोकस दूरी किस लेंस की धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की अथवा अवतल लेंस की, यानी फोकस दूरी किस लेंस की धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की अथवा अवतल लेंस की। तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस की धनात्मक होती है। फोकस दूरी उत्तल लेंस की धनात्मक होती है। अगला प्रश्न है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश की चाल कम होती है या अधिक। जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश की चाल कम होती है या अधिक। तो आपका आंसर हो जाएगा जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है। ठीक है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसमें हमेशा प्रकाश की चाल अधिक होती है। ठीक है, तो आपका अगला प्रश्न है,
यदि कोई वस्तु उत्तल लेंस से बहुत दूर यानी अनंत पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यदि कोई वस्तु उत्तल लेंस से बहुत दूर अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो आपका आंसर होगा इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब एफ पर बनता है, यानी इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब फोकस दूरी यानी एफ पर बनता है। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। कौन सा लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु के वास्तविक और आभासी दोनों ही प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु के वास्तविक और आभासी दोनों ही प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है, यदि किसी लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा और छोटा हो तो वह कैसा लेंस है। यदि किसी लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा और छोटा हो तो वह कैसा लेंस है। तो आपका आंसर हो जाएगा यदि किसी लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा और छोटा हो तो वह अवतल दर्पण होगा, यानी वह अवतल दर्पण होगा। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का आवर्धित एवं आभासी प्रतिबिंब कब बनता है। उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का आवर्धित एवं आभासी प्रतिबिंब कब बनता है। तो आपका आंसर हो जाएगा जब वस्तु लेंस तथा फोकस के बीच स्थित हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब आभासी आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है। जब वस्तु लेंस तथा फोकस के बीच स्थित हो तो उसका आभासी आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आपका अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहाँ रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का बनेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र 2F पर। तो ठीक है फ्रेंड, आज इतना ही हम लोग क्वेश्चन रखने देते हैं। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन आप लोग इस सारे प्रश्नों को याद कर जाइएगा। अगर इसे परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं।